हमारा एक्चुअली ये आज इसमें कंप्यूटर में इशू आ रहा है, तो इस वजह से हम लोग लेट हो गए हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं था। सो नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट टुडे इज थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस ऑन गैसेस। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेकेंड चैप्टर जो था लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो भी डिस्कशन हुआ है हमारा लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस में, डिफरेंट काइंड ऑफ गैसियस लॉज वर डिस्कस्ड। अब बात आती है कि हमारा जो जितने भी प्रोसेसेस हैं, जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, पहले तो उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक के बारे में हमें पता है कि थर्मोडायनामिक इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद फ्लो ऑफ एनर्जी। सो अब जो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हैं वो कैसे अक्कर होते हैं किसी भी सिस्टम में, या उनका बेसिक फंडामेंटल क्या होगा। तो जो प्रोसेस है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये समझ लेने की बात है कि व्हाट इज प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। क्योंकि प्रोसेस की बात, हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो थर्मोडायनामिक में प्रोसेस की बात कर रहे हैं। सो थर्मोडायनामिक प्रोसेस में अगर हम प्रोसेस की बात करें, सो थर्मोडायनामिक प्रोसेस बेसिकली डील्स विद द रिप्रेजेंटेशन बाय चेंज in one or more of thermodynamic variables which describes the system। जैसे अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो इनिशियल और फाइनल स्टेट हमें दिखाई दे रही है। इनिशियल यानी जहां पे पहले प्रेशर, जो सबसे पहला प्रेशर और वॉल्यूम दिखाया जा रहा है, और फाइनल स्टेट यानी वो जब उसका एक प्रोसेस से गुजरने के बाद जो फाइनल प्रेशर या वॉल्यूम वहां पे अक्कर होगा। इनिशियली हम मान लें कि हमारा जो प्रेशर है वो 1 बार हो और वॉल्यूम जो है 1 मीट्रिक क्यूब हो। सो अगर वो हीट किया जा रहा है गैस को इस तरह से कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो है वो अक्कर हो रहा है, तो उसकी प्रेशर फाइनल क्या होगा और वॉल्यूम फाइनल होगा क्या होगा। So thermodynamic basically process basically deals with change in one or more thermodynamic variables। अब यहाँ पे हर कर्व जो है, हर पॉइंट इस कर्व के ऊपर एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमें पता है कि पिछले चैप्टर में हमने किया था पीवी गैस इक्वेशन के बारे में, जब बताया गया था तो PV बार इज इक्वल टू nRT बताया गया था मैंने, जिसमें दैट इज द बेसिकली जो जनरल गैस इक्वेशन हमने रिप्रेजेंट की थी या निकाली थी, तो दैट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ व्हिच स्टेट्स दैट P is inversely proportional to V, or simply we can say that when the gas was being heated at constant temperature, the pressure of the that perfect gas varies inversely to its volume। So P was inversely proportional to volume। तो अगर हम इसको आम शब्दों में, आम भाषा में जानने की कोशिश करें, सो अगर तो P चेंज होगा, अगर P बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर P बढ़ेगा तो उसका प्रेशर कम होगा। दैट वाज बेसिकली द बॉयल्स लॉ। सिमिलरली चार्ल्स लॉ में हमने ये देखने की कोशिश की थी कि जब हम किसी भी गैस को, किसी परफेक्ट गैस को उसका प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए हीट करें तो उसकी अदर प्रॉपर्टीज को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब उस केस में अगर हम किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस को इस तरह से डिस्क्राइब करें कि जहां पे जो हमारा जो प्रेशर गैस का कांस्टेंट रखकर उसकी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया जाए उसके टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंगली, तो वॉल्यूम वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर व्हेन द गैस वाज बीइंग हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। सो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन वी कैन से दैट कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो उसका टेम्परेचर भी कम हो रहा है।
बेसिकली जनरल गैस इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। वहां से हमारी पीवी इज इक्वल टू आरटी इक्वेशन जो है हमें डिस्क्राइब की थी। सो दैट वाज द जनरल गैस इक्वेशन। अब इस ग्राफ में जहां पे प्रेशर जो है ऑर्डिनेट के ऊपर है और वॉल्यूम जो है एब्सिसा के ऊपर, या हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें जहां पे हमने प्रेशर और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो पी आई एंड वी आई द इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम, whereas PF and VF are the final volume and final pressure। तो जब कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अक्कर होगा तो वो उसके चेंज इन वेरिएबल से अक्कर होगा, या हम ये कहें कि जब भी कोई सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जाता है, तो जिस सक्सेसिव स्टेट को वो फॉलो करता है, जिस इक्विलिब्रियम जिन इक्विलिब्रियम की स्टेट्स को वो फॉलो करता है पाथ को फॉलो करते हुए, तो वो किसी एक पाथ से गुजरता है और वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाता है। सिंपल शब्दों में यहाँ पे जब वो P इनिशियल और V इनिशियल से PF और VF तक पहुंचेगा तो वो किसी पाथ को फॉलो कर रहा है और डिफरेंट इक्विलिब्रियम स्टेट से निकल कर जा रहा है। तो जिस पाथ को फॉलो करते हुए वो वहां फाइनल स्टेट तक पहुंचता है, वो उस सिस्टम का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाता है। मैंने पहले भी बताया था कि ये प्रोसेसेस जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है या प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में दो तरह से डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। दे आर सपोज्ड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस जब कोई भी प्रोसेस इस तरह से अक्कर हो कि जिसमें इनिशियल कंडीशंस जो हैं वो रीस्टोर हो जाए, तो वो जब वो वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए जाए, या हम सिंपल शब्दों में आम भाषा में ये कहने की कोशिश करें कि जब वो उन्हीं स्टेट्स को फॉलो करते हुए इनिशियल स्टेट पे वापस पहुंच जाए तो वो रिवर्सिबल कहलाता है। और जब वो उस पाथ को फॉलो ना कर पाए और एक डिफरेंट पाथ चूज करे तो वो कहलाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसके अलावा प्रोसेसेस जो हैं वो हम फ्लो प्रोसेस और नॉन फ्लो प्रोसेस के नाम से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। नॉन फ्लो प्रोसेस जो ओपन सिस्टम के अंदर अक्कर होते हैं वो कहलाते हैं फ्लो प्रोसेस, या जिसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जहां पर मास और एनर्जी दोनों जो है वो एक्सचेंज हो, वो कहलाता है फ्लो प्रोसेस, जो आपका एयर कंप्रेसर के केस में होगा। और जब सिर्फ एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो सिस्टम की बाउंड्री से या सिस्टम की तरफ, तो वो कहलाता है नॉन फ्लो प्रोसेस। हम यहाँ पे नॉन फ्लो प्रोसेस का जो एग्जांपल है, जैसे हमने बात की थी कार बैटरी की या आपके मोबाइल के बैटरी की, एनर्जी डिस्चार्ज हो रही है केवल और किसी तरह का कोई मास एक्सचेंज नहीं हो रहा है थ्रू आउट, तो वो कहलाता है नॉन फ्लो प्रोसेस। हम यहाँ पे जो बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो नॉन फ्लो प्रोसेस की बात करेंगे। नॉन फ्लो प्रोसेस जो क्लोज्ड सिस्टम में बेसिकली अक्कर होता है। सो दैट इज बेसिकली नोन एज द नॉन फ्लो प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में मैंने बता दिया कि जब सेम पाथ को कोई भी सिस्टम चूज करे इनिशियल और फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए, वो रिवर्सिबल कहलाता है। और जब वो डिफरेंट पाथ को चूज करे तो वो कहलाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। एरिया अंडर द कर्व गिव्स द वर्क डन ड्यूरिंग द सिस्टम। यहाँ पे जो इस कर्व के नीचे का एरिया है वो सारा का सारा इस सिस्टम का वर्क डन कहलाएगा। वर्क डन यहाँ पे दो तरह का वर्क डन होता है। अगर सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो वो नेगेटिव वर्क डन है, उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। और अगर सिस्टम काम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो वो कहलाता है एक्सपेंशन। वर्क डन बाय द, जब हीट देते हो तो वो वर्क डन बाय द सिस्टम है, और जब उसमें से हीट निकालते हो, हीट एडिशन एंड हीट सब्सट्रैक्शन आर द टू मेन फंडामेंटल्स इन थर्मोडायनामिक्स। आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो या उसमें से हीट रिजेक्ट कर रहे हो, हीट निकाल रहे हो। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन और हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन, दे आर known as
वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम रिस्पेक्टिवली। अगर हीट दे रहे हो तो वो वर्क डन बाय द सिस्टम है, और अगर उसमें से हीट निकाल रहे हो सो दैट इज बेसिकली नोन एज वर्क डन ऑन द सिस्टम। एक कहलाता है वर्क डन बाय द सिस्टम और एक कहलाता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। Work done on the system will always be negative, whereas work done by the system it will be positive work done. तो अगर हम हीट दे रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, that will be termed as, उस दौरान जो वर्क डन होगा that will be termed as work done by the system। लेकिन अगर उसमें से हीट निकाल रहे हैं so जो that will be termed as work done on the system। और वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा से नेगेटिव वर्क डन के बाद को कहा जाता है, और वर्क डन बाय द सिस्टम यानी अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो वो हमेशा पॉजिटिव वर्क डन कहलाता है। तो ये या इस पूरे परिभाषा को या डेफिनेशन को समझने का एक ही नजरिया है कि जब आप ये बात करते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट मींस वी आर सप्लाइंग द हीट बेसिकली, सो दैट इज नोन एज work done by the system, whereas when the system rejects the heat, or that is known as the compression, that will always be termed as negative work done. Now there are different types of thermodynamic process which are termed as, you can write them, और मेरे पास दूसरी स्लाइड्स हैं, अब नहीं है अभी, जिसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है उनको। दे आर टर्म्ड एज, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इस डायग्राम में ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, इस प्रोसेसेस में पढ़ो, समरी ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम्स में कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस which is also known as isothermal process, constant pressure process which is also known as isobaric process, constant volume process, इसका दूसरा नाम जो है आइसोकोरिक प्रोसेस है, एंड व्हेन देयर विल बी नो हीट फ्लो दैट विल बी नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस which are termed as constant temperature process, isothermal, then the condition is said to be when the temperature remains constant, when constant pressure process which is also termed as isobaric process, which is in which the condition will be pressure will be constant, then constant volume process which is also known as isochoric process, and in this the condition will be that the volume will remains constant, and the another process which is known as adiabatic process in which there will be no rejection or supplying of heat, Q will be zero। सो consequences क्या होंगे अगर हम इनको, मैं टोटल समरी बता रहा हूँ अभी, इसको डिटेल में हम बाद में समझेंगे कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, हम सीधा सा मतलब यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि आइडियली हम ये मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर विल रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस विल रिमेन कांस्टेंट, द प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, एंड द कंडीशन इज गिवन हियर, T will be constant. T is the temperature. For an ideal gas, delta U, or this is internal energy. We have discussed it in second chapter, laws of perfect gases. Delta U will be change in internal energy. अगर temperature change नहीं होगा तो there will be no change in internal energy. Similarly, the summary of the isobaric process or constant pressure process is given कि जब हम ये कहें कि प्रेशर ऑफ द गैस विल रिमेन्स कांस्टेंट, देन P will be constant and the consequences is given as negative work done. ओके, अब बात ये है, तीसरा जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जैसे मैंने बताया कि इसका दूसरा नाम जो है आइसोकोरिक प्रोसेस है, और यहाँ का जो मेन कंडीशन है वो ये है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, जबकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे, वॉल्यूम अगर चेंज नहीं होगी तो किसी भी तरह का वर्क डन नहीं होगा। सो जो टोटल हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, दैट विल एंटायरली इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अनदर वन इज द एडियाबैटिक प्रोसेस व्हिच इज गिवन व्हेन दैट
there will be no heat supplying और no heat rejection, ना तो किसी तरह की कोई हीट सप्लाई करेंगे और ना ही किसी तरह की हीट को रिजेक्ट करेंगे उस सिस्टम में से. So then the process is known as, we can say that, adiabatic process.